हाँ भाई, सब लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार क्रैकर में। क्रैकर यानी क्रैकर। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथ, सारे दोस्त आ जाएंगे। आज थोड़ी सी लेट हो गई एक हमारे गुरुजी का जन्मदिन था, उसके अंदर चले गए थे। आ जाइए जल्दी से चालू करते हैं अगला सेशन। हाँ भाई, कौन से चैप्टर पे थे हम? चैप्टर था हमारा पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे लाड। चलिए, कहाँ गए? चलिए सर, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम, और जो अगला चैप्टर था हमारा वो है पंचवर्षीय योजना दोस्तों। अच्छा, पंचवर्षीय योजना पढ़ाने का लॉजिक ये भी है कि पंचवर्षीय योजना के अंदर तकरीबन हम पढ़ना चालू करेंगे 1930 से लेकर 2017 तक। जितने भी आर्थिक विकास हुए भारत में, जितने भी योजनाएं आई, उन सभी के बारे में अध्ययन कर लेंगे। इसलिए भी पंचवर्षीय योजना पर लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, सर योजना होती क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? योजना होता क्या है? चलिए, यदि आप लोगों ने थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाई इस क्लास में, तो फिर आपको मैं बता रहा हूं कि आपको रिवीजन करने का भी रिवीजन करना भी आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर चलने वाली है, बहुत सारा ज्ञान बरसने वाला है। तो बढ़िया से आराम से बैठ जाओ और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर मैं आपके सामने हूँ, ठीक है? बीच में ही बता देना, कोई टेंशन इस बात की भी ना ले। योजना क्या होती है? योजना होती है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का सदुपयोग, संसाधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? योजना कहलाता है। सदुपयोग योजना कहलाता है। भाई, आपका मान लीजिए उद्देश्य है पीसीएस क्वालिफाई करना, आपका उद्देश्य है आईएएस बनना। मान अब ये आपका टारगेट है, ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आप अपना समय लगाइएगा। समय लगेगा, हाँ या ना? धन लगेगा, हाँ या ना? तो ये क्या है? आपके संसाधन है। अब इनका समुचित उपयोग करना, ताकि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओ, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाओ, यही योजना कहलाता है। यही क्या कहलाता है? योजना कहलाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1929 में, 1929। 1929 के समय की बात है मेरे प्यारे लाडलों, और 1929 में वैश्विक महामंदी आ चुकी है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, वैश्विक महामंदी का आगाज हो चुका था। द ग्रेट डिप्रेशन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वैश्विक महामंदी इसे हिंदी में कहा जाता है। वैश्विक महामंदी आती है, और इसकी शुरुआत अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कहां पर होती है? अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। अमेरिका से ये चालू होती है वैश्विक महामंदी दोस्तों। अब इस वैश्विक महामंदी का असर संपूर्ण विश्व पर पड़ने लगता है, इसीलिए इसे महामंदी कहा गया मेरे प्यारे लाडलो। क्या कहा गया? महामंदी क्यों कहा गया? क्योंकि इसका असर संपूर्ण विश्व पर देखने को मिला। तो ऐसे में उस समय एक देश है जिसे यूएसएसआर कहते हैं। सब लोग क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रशिया। मतलब आज के रूस को तब सोवियत संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोवियत संघ कहा जाता था। आज के रूस में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ऐसे लगभग 10 से 15 देशों का एक समूह था जिसे यूएसएसआर कहते थे, जिसे सोवियत संघ कहते थे दोस्तों। अब क्या हुआ? अब मेरे प्यारे लाडलो, यहां क्या होता है? यहां स्टालिन की सरकार होती है। 1929 की ही मैं बात कर रहा हूं, आराम से पढ़िएगा, एक एक चीज याद रखिएगा। स्टालिन की सरकार थी। किसकी सरकार थी? स्टालिन की सरकार थी। स्टालिन वहां के अध्यक्ष थे, जैसे स्टालिन हुए, फिर लेनिन हुए, फिर व्लादिमीर पुतिन हुए। तो सोवियत संघ ने स्टालिन की सरकार में
पहली बार 5 वर्षों की आर्थिक योजना बनाई गई। प्रथम बार 5 वर्षों की, कितने वर्षों की? 5 वर्षों की आर्थिक योजना का निर्माण किया गया 1929 में। दोस्तों, आने वाले 5 सालों की आर्थिक योजना का निर्माण किया गया स्टालिन की सरकार के दौरान सोवियत संघ में। दोस्तों, और ये जो 5 वर्षों की आर्थिक योजना का निर्माण किया गया मेरे प्यारे लाडलो, ये जो पहली बार आने वाले 5 वर्षों की आर्थिक योजना का निर्माण किया गया, इसे ही पंचवर्षीय योजना कहा गया। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही मेरे प्यारे साथियों पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। पंचवर्षीय योजना क्यों बोला गया साथियों? पंचवर्षीय योजना इसलिए बोला गया क्योंकि आने वाले 5 सालों की एक साथ योजना बनाई गई थी। मतलब आने वाले 5 सालों के उद्देश्य निर्धारित किए गए और उन पर अपने संसाधनों का अनुकरण करवाया गया। तो विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा दी गई दोस्तों? तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण कहां पर किया गया? तो विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया यूएसएसआर में, स्टालिन सरकार के दौरान। और वर्ष क्या था? 1929 था दोस्तों। कौन सा वर्ष था? 1929 था। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ डन डन डन। अब मेरे प्यारे लाडलो आगे चले। 1929 में पहली बार पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत दे दिया गया, पंचवर्षीय योजना बना दी गई। अब मामला आगे चलेगा। अब होता है, देखो भाई, अंग्रेज यहां पर आके गए, हमें लूट कर गए। यदि मैं 1700 ईस्वी की मैं बात करूं, वर्ष 1700 ईस्वी की यदि मैं बात करूं, और भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान यदि मैं देखूं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान देखूं, तो लगभग 24% था। कितने प्रतिशत था? 24% योगदान लगभग भारत का होता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वर्ष 1700 ईस्वी में। उसके बाद आप इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, जिसका मूल उद्देश्य केवल और केवल भारत का आर्थिक शोषण करना था। क्या करना था? आर्थिक शोषण करना था। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है मेरे प्यारे लाडलो, 1947 के बाद 1950 में जो 1700 ईस्वी में भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान 24.4% हुआ करता था। कितने प्रतिशत? 24.4% हुआ करता था। वही 1950 में भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान 4.2% रह गया। इसका मतलब काफी शोषण हुआ। अब ये बात 1929 तक हम लेके आ गए थे। 1929 का सर वो दौर है, 1930 के दशक का वो दौर है जब भारतीय समाज समाजवादी बातों से बहुत प्रभावित था, क्योंकि अंग्रेज जो यहां पर थे वो पूंजीवाद का चेहरा था। पूंजीवाद ये कहता है कि लाभ के लिए काम कर रहे हैं, अंग्रेज यहां पर लाभ के लिए काम कर रहे थे और पूरा भारत उनके विरोध में खड़ा हुआ था। तो ऐसे में 1930 के बाद जितने भी स्वतंत्रता सेनानी देखते हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस देख लो, चाहे चंद्रशेखर आजाद देख लीजिएगा, चाहे भगत सिंह देख लीजिएगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं समाजवाद के प्रवर्तक नजर आते हैं, समाजवाद के समर्थक नजर आते हैं। और रही बात आर्थिक नियोजन की मेरे प्यारे लाडलों, आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजना निर्माण। आर्थिक नियोजन की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे लाडलों, और बात यह चले कि आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप सभी को पता है 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची
केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, तो इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये आर्थिक नियोजन किसके अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन। इसके अंतर्गत समवर्ती सूची मतलब राज्य भी इस पर योजना का निर्माण कर सकते हैं और केंद्र भी योजना का निर्माण कर सकता है। दोस्तों इतनी बातें क्लियर भाई। अब 1934 का समय आया मेरे प्यारे लाडलों। 1934 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1934 का एक अहम योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में है। 1934 का समय है मेरे प्यारे साथियों। हमारे यहां एक लड़का है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्या नाम है इनका? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। दोस्तों एम विश्वेश्वरैया भी इनको बोलते हैं। एन इंजीनियर हु टर्न्ड इनटू इकोनॉमिस्ट, एक इंजीनियर जो अर्थशास्त्री बना। दोस्तों 1934 में एम विश्वेश्वरैया एक पुस्तक का प्रतिपादन करते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं, एक पुस्तक जारी करते हैं। इस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या नाम था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी जाती है, जारी की जाती है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी जाती है किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी जाती है। दोस्तों अंडरलाइन कर देता हूं जो इंपोर्टेंट वर्ड्स है, इंपोर्टेंट चीज। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक थी, पहली बार किसी भारतीय ने प्रयास किया था योजनागत विकास का। ऐसा इस प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में क्या दे रखा था दोस्तों? तो इस प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, इस प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, ये प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया थी, ये आने वाले 10 वर्ष की योजना थी। कितने वर्ष की योजना थी? 10 वर्ष की योजना थी। आने वाले 10 वर्ष की योजना थी इसके अंदर। और इस 10 साल में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना करने का? राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। और ये मेरे प्यारे साथियों इस बात पर गौर फरमाइएगा कि ये पहला किसी भारतीय के द्वारा ये पहला प्रयास था। एम विश्वेश्वरैया ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने आर्थिक नियोजन के लिए प्रयास किया। इसीलिए एम विश्वेश्वरैया साहब को, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया साहब को भारतीय नियोजन के पिता कहा जाता है, भारतीय नियोजन के जनक कहा जाता है, भारतीय नियोजन के पापा कहा जाता है, भारतीय नियोजन के पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया। इनकी पुस्तक किस वर्ष में? 1934 में। इस पुस्तक का नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कितने साल की योजना बनाई गई थी? 10 वर्ष की योजना। लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय आय को 10 साल में दोगुना करना। 1934 की बात है दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? मेरे प्यारे लाडलों 1934 में ही फिक्की, FICCI, फिक्की नाम सुना होगा आपने, अभी भी चलता है। नाम नहीं सुना आपने? हाँ सुना होगा ना फिक्की। 1934 में ही फिक्की द्वारा एक योजना का निर्माण करा गया। फिक्की का मतलब सुनो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। लिख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये 1930 के अंदर स्थापित कर दी गई थी। फिक्की गांधी जी की सलाह पर स्थापित की गई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1934 में फिक्की द्वारा भी एक योजना प्रतिपादित करी गई जिसे फिक्की प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे?
फिक्की प्रस्ताव कहा जाता है, फिक्की प्रपोजल कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर बात है। कब? 1934 में फिक्की के द्वारा भी योजना बनाने की बात करी गई और इसमें इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना करने की मांग करी। राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की मांग करी, स्थापना की मांग करी फिक्की ने 1934 में चल रहे हैं हम फिक्की। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 1934 है। अब वर्ष आता है मेरे लाडलों 1938, 1938। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अंग्रेज हमें ये कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कोई यदि पूछे कि भारत किस तरफ है तो आप लोग ये बोलना कि हम अंग्रेजों के साथ, हम ब्रिटेन के साथ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन के साथ हैं, ये कहेंगे भारतीय। और भारतीय ये कह रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा भाई, ठीक है हम तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटेन ने एक भारत के साथ एक वादा कर लिया। वादा ये था कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड का साथ देता है तो ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। अब इस बात पर भारत में कुछ लोग राजी थे, कुछ नाराज थे। अच्छा, उस समय कांग्रेस मतलब भारत होता था, भारत मतलब कांग्रेस होता था। ये 1938 की बात है और इस बार कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में होने वाला है। एक तरफ है गांधी जी कह रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इंग्लैंड का सपोर्ट करें इस द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि सामने जर्मनी था, हिटलर था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि नैतिकता वैतिकता कई साइड में सर, नैतिकता रहने दो, भारत को आजाद करवाते अपन हेल्प लेते हैं जर्मनी की। अब बात चली कि भाई कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं और कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस दोस्त। कौन? सुभाष चंद्र बोस दोस्त। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों अध्यक्ष बना दिए जाते हैं 1938 में। अब सुभाष चंद्र बोस के एक आर्थिक सलाहकार हैं, क्या नाम है इनका? एक इकोनॉमिक एडवाइजर है, आर्थिक सलाहकार है, एक आर्थिक सलाहकार है जिनका नाम है, आर्थिक सलाहकार है जिनका नाम है मेघनाद शाह। क्या नाम है? मेघनाद शाह। तो मेघनाद शाह जी ने सलाह दी, मेघनाद शाह ने सलाह दी कि सुभाष, हमारे यहां एक योजनागत विकास की मांग बढ़ने लगी है, आर्थिक नियोजन में योजनागत विकास की मांग करी जा रही है और हमारे यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने भी बढ़िया लंबा चौड़ा कार्य करा है। हमारे यहाँ के लोग भी हैं, वो आर्थिक नियोजन की मांग कर रहे हैं और कल यदि हम आजाद हो जाते हैं तो भारत में किस तरीके का आर्थिक विकास लेकर आएंगे, उसके लिए कुछ सोचा क्या। तो 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति का, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति भी बोलते हैं, नियोजन समिति भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। कब किया गया? 1938 में किया गया। किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे लाडलो, इस बात को भी याद रखिएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का
गठन किया गया और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। भाई कोई समिति बनी है तो उसका अध्यक्ष भी होगा। इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू साहब को। किसको बना दिया गया? जवाहरलाल नेहरू साहब को। जवाहरलाल नेहरू साहब को अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति का, जिसका निर्माण 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया और किसकी सलाह पर किया गया? मेघनाद शाह की सलाह पर किया गया। और इसको मेरे प्यारे लाडलो इसीलिए कांग्रेस प्लान भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस प्लान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि आपसे कांग्रेस प्लान के बारे में पूछ ले तो कांग्रेस प्लान कब करा गया? 1938, जिसे राष्ट्रीय नियोजन समिति कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, काम रुक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में मेरे प्यारे लाडलो काम रुक जाता है। अच्छा, डेट बताऊं? डेट लिखिएगा 17 दिसंबर 1938। डेट लिख लीजिएगा 17 दिसंबर 1938 को राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है सर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो बात आई गई होगी। 1944 में भारत में उद्योगों का इतना बढ़िया हाल नहीं था। उद्योगों के अंदर दरिद्रता फैली हुई थी, उद्योग बड़े बेकार चल रहे थे, क्योंकि भाई इंग्लैंड तो सपोर्ट नहीं करेगा ना, ब्रिटेन सपोर्ट नहीं करेगा भारतीय उद्योगों को। तो 8 भारतीय उद्योगपतियों द्वारा एक योजना का निर्माण किया गया। एक योजना बनाएगी। ये 8 उद्योगपति कौन थे? नाम लिख लीजिएगा, चाहे जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, ए.डी. श्रॉफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जे.डी. बिड़ला। कितने हो गए? 5। अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई, और कौन बच गया? कस्तूरभाई लाल भाई, ये 8 उद्योगपतियों द्वारा एक योजना बनाई गई और इस योजना के मुख्य संयोजक अर्देशीर दलाल थे। और इस योजना को मेरे प्यारे लाडलो, इस योजना को बोला गया बॉम्बे प्लान। दोस्तों, क्या कहा गया? इस योजना को बॉम्बे प्लान कहा गया, बॉम्बे योजना कहा गया मेरे प्यारे लाडलो। तो बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना कब दी गई? 1944 में दी गई। 8 उद्योगपतियों द्वारा दी गई, जिसके मुख्य निर्माता कौन है? याद रखिएगा, चीफ आर्किटेक्ट पूछा जाता है, मुख्य निर्माता पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, इसके मुख्य निर्माता थे अर्देशीर दलाल साहब। क्या नाम था? अर्देशीर दलाल साहब इसके मुख्य निर्माता थे, मतलब इन्होंने ये प्रतिपादन करा था। यदि बॉम्बे प्लान की मैं बात करूं, बॉम्बे योजना की मैं बात करूं, तो आने वाले 15 वर्षों के इसमें नियोजन किया गया था। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का नियोजन किया गया था और 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की बात करी गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? 15 वर्षों में
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी किया जाना इसका लक्ष्य था इस योजना का बॉम्बे प्लान का। दोस्तों क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बात? बॉम्बे प्लान दोस्तों याद रखना इसको, सबसे पूछ लिया जाएगा बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब दिया गया? 1944 में दिया गया, 8 उद्योगपतियों द्वारा दिया गया। जी.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, E.D. श्रॉफ, अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई, कस्तूरभाई लाल भाई। मुख्य निर्माता कौन है? अर्देशीर दलाल। इस योजना में क्या था? आने वाले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इसमें लक्ष्य रखा गया था। इतना समझ में आया सभी को? पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतना सभी को समझ में आया? हाँ जी, इतना समझ में आया ना? बोलो भाई, जल्दी 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 जल्दी। कभी कभी कमेंट कर लिया करो बीच बीच में, ताकि मुझे पता रहे ना आप जिंदा हो। जिंदा मतलब आप देख रहे हो, है ना? चलो भाई बता दो मुझे, ठीक है ना लोग? चलो 1944 की ही बात है, 1944 की ही बात है। 1944 में गांधी जी के एक प्रमुख शिष्य जिसका नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल, अग्रवाल स्वीट्स वाले के दादाजी नहीं है, ठीक है? नहीं तुम्हें लगे अग्रवाल स्वीट्स वाले के दादाजी। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में ही एक और योजना प्रतिपादित करी, और ये गांधी जी के विचारधारा पर आधारित थी, इसीलिए इसे गांधीवादी योजना कहा गया। आराम से आ जाता, एक मिनट। उन्नीस 1944 में डरा दिया वो एक बच्चा है। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में एक योजना प्रतिपादित करी, इसे गांधीवादी योजना का नाम दिया गया, क्योंकि गांधी जी की बातों पर यह आधारित थी। और इस योजना की यदि मैं बात करूं सर, तो ये गांधी जी का एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उस पर आधारित। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है कि एक व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से सबसे पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पे खर्च कर दे, उसके बाद भी यदि उसके पास धन बचता है तो समाज के विकास पर लगा दे। यह है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दोस्तों, याद रखिए 1944। क्लियर बात? इतनी बातें क्लियर है? 1945 में मेरे प्यारे साथियों, 1945 में भारत के पहले समाजवादी नेता एमएन रॉय द्वारा एक योजना दी गई, एक योजना का प्रतिपादन किया गया, जिसे लोक योजना कहा गया या पीपुल्स प्लान भी कहा गया। लोक योजना अथवा पीपुल्स प्लान भी कहा गया। पीपल्स प्लान कहा गया किसके द्वारा? एमएन रॉय द्वारा। एमएन रॉय द्वारा, ठीक है? हाँ, एमएन रॉय वही है पीपल्स प्लान वाले। जन योजना या लोक योजना भी कहा जाता है, जन योजना भी कहा जाता है, जन योजना भी कहा जाता है। पहले समाजवादी नेता थे भारत के। 1946 में, 1946 में अंतरिम सरकार होती है, इंटरिम गवर्नमेंट होती है, अंतरिम सरकार होती है। और अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री होते हैं केसी नियोगी। क्या नाम था? 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट होती है और उस समय वित्त मंत्री होते हैं केसी नियोगी। उनकी अध्यक्षता में एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? सलाहकारी योजना बोर्ड बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी समिति, केसी नियोगी साहब की अध्यक्षता,
केसी नियोगी साहब की अध्यक्षता में। और इसीलिए मेरे प्यारे लाडलों, केसी नियोगी साहब को, इसीलिए मेरे प्यारे लाडलों, इस समिति को केसी नियोगी समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? केसी नियोगी समिति भी कहा जाता है। और केसी नियोगी समिति ने दोस्तों भारत में योजना आयोग की सलाह दी। भारत में योजना निर्माण के लिए योजना आयोग की स्थापना के बारे में कहा केसी नियोगी समिति ने। 1946 इंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत जाने वाली है। खैर आगे चलते हैं। 1950 का समय आता है। 1950 में लोग नेता हुआ करते थे, जन नेता हुआ करते थे, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण साहब द्वारा 1950 में एक योजना दी गई जिसे कहा गया सर्वोदय योजना। दोस्तों क्या कहा गया? सर्वोदय योजना। 1950 और 1950 में केसी नियोगी समिति की सलाह पर, कौन सी समिति याद रखिएगा, केसी नियोगी समिति की सलाह पर, केसी नियोगी समिति अभी आपको बताई थी मैंने, केसी नियोगी समिति की सलाह पर योजना आयोग का निर्माण कर दिया जाता है। किसका निर्माण कर दिया गया? योजना आयोग का निर्माण कर दिया जाता है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना क्यों करी गई? योजना आयोग की स्थापना करी गई थी कि भारत में समय समय पर योजनाएं बनाता रहे। इसीलिए 15 मार्च 1950 को, कब याद रखना, डेट याद रखना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी गई। योजना आयोग के लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया, योजना आयोग के लिए कोई कानून पारित नहीं हुआ। इसीलिए हम योजना आयोग को गैर संविधानात्मक एवं गैर सांविधिक, गैर वैधानिक संस्था, केवल परामर्शदात्री संस्थान मानते हैं योजना आयोग को। वो बाद में आगे चलकर मैं जब आपको नीति आयोग और योजना आयोग के रिश्ते समझाऊंगा तब आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? पहले तो मुझे बताओ, अब चालू होंगी पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री कौन है उस समय? भाई साहब अपने प्रधानमंत्री कौन है उस समय? प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। और जवाहरलाल नेहरू का मैंने आपको पहले ही बताया था, झुकाव था समाजवाद की तरफ, झुकाव था सोवियत संघ की तरफ। इनफैक्ट उस समय के जितने भी नेता थे वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ को एक अपना अच्छा साथी मानते थे। तो जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर एवं जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर एवं सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर, किससे प्रेरणा, किससे ली हमने? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर एवं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर 1951 में पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया दोस्तों। किसकी सलाह पर? हाँ भाई, भारत में पंचवर्षीय योजना किसकी सलाह पर लागू हुई? जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा कहां से ली गई? सोवियत संघ से ली गई। और 1951 में पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर दिया गया।
अब आगे चलेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे लाडलो एक बात ये समझ लीजिएगा, टाइमलाइन पहले याद कर लेते हैं, समय याद कर लेते हैं, उसके बाद कहानी तो मैं आपको आराम से समझा ही दूंगा। क्लियर है भाई? क्लियर है बात क्लियर? चलिए आ जाइए। सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना आई, थोड़ा सा बारीक कर दूं। सबसे पहले आएगी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना है। टाइम देखिएगा, देखो भाई इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, आराम से सुनना। हाँ जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना तो क्या लिखेंगे? एक। पहली है तो एक लिखेंगे, पहला प्रथम मतलब एक, पंचवर्षीय मतलब 5 लिख दिया। 19 आपको पता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होगी? 1951। फिर से देख लो, ट्रिक रखना दिमाग में ताकि याद रहे, भूल ना पाओ। प्रथम है तो 1 लिख दिया, पंचवर्षीय ये तो 5 लिख दिया, क्या आ गया? 51 आ गया। 51 आने के बाद मेरे प्यारे लाडलो, 51 आने के बाद आपको बाकी याद रह जाएगा। ये 51 आ गया, 19 आपको पता है दोस्तों, 19 आपको पता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में। 5 जोड़ना तो कितना हो गया? 1956 है दोस्तों। 5 जोड़ना तो कितना हो जाएगा? 1956 बेटा, 1956। 51 में 5 जोड़ो तो कितना होगा? 1956। 55 नहीं, अंबुज। सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब छोटा छोटा लिखूंगा। 1956 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ते चलो बस, 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 में 5 जोड़े तो 1966 हो जाएगा। अब रुक जाना, रुक जाओ, 3 वर्ष का अवकाश ले लो। क्या ले लो? 3 वर्ष का अवकाश ले लो। सर हम ये 3 वर्ष का अवकाश क्यों ले रहे हैं? 3 वर्ष का अवकाश इसलिए ले रहे हैं मेरे प्यारे लाडलो, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि क्यों अवकाश लिया। अभी के लिए जो मैं कह रहा हूं बस उतना सुनते चले। 1966 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1969 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1969 आ जाएगा। यस और नो? 3 पंचवर्षीय योजना खत्म होगी, फिर कौन सी आ जाएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना। 1969 में 5 जोड़ो कितना जाएगा बच्चों? 5 जोड़ा तो 1974 आ गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 1979 आ जाएगा। लेकिन मैंने कितना लिखा? 1978। क्यों लिखा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। 2 वर्ष का और अवकाश ले लीजिएगा। 2 वर्ष 1978 से लेकर 80 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी सर। फिर कौन सी आएगी? छठवीं पंचवर्षीय योजना। 1980 में 5 जोड़ना मेरे प्यारे लाडलो कितना हो जाएगा? 85। फिर आ जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1985 में 5 जोड़ना कितना हो जाएगा? 1990 हो जाएगा। रुक जाना मेरे लाडलो, एक और अवकाश दे रहा हूं, 2 वर्ष का अवकाश। अब इसके बाद कोई अवकाश आपको दूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, सख्त 2 वर्ष का अवकाश। 2 वर्ष का अवकाश कब से कब होगा? 1990 से लेकर 1992 तक होगा। 1990 से लेकर 1992 तक होगा। कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी? 7 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से चालू होगी? 1992 में। अब 5 जोड़ते चलना लगातार। 92 में 5 जोड़े तो कितना हो गया? 1997 हो गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2007 हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। यहां रुक जाना, यहां रुक जाना। सिंपल है, याद करना बेहद सिंपल होगा। कैसे याद करेंगे सर?
1 2 3 फिर 3 साल का गैप, 4 5 फिर 2 साल का गैप, 6 7 फिर 2 साल का गैप, 8 9 10 11 और 12। अरे पहली 3 के बाद 3 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 5 लगातार कर देना। बोलो समझने में कोई समस्या आएगी? अरे हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बोलो बेटा, हाँ या ना बोलो। पहली 3 के बाद कितने साल का गैप? 3 साल का, फिर 2 के बाद 2 साल का, फिर 2 के बाद 2 साल का, फिर 5 लगातार कर देना। क्लियर है? रोलिंग प्लान वोलिंग प्लान सब समझाऊंगा। सर आपकी डेली क्लास लाइव नहीं होती है क्या? ना डेली होगी, अब 3:30 से 5 डेली होगी, 3:30 से 5 होगी, और बीच में कोई दिक्कत हालांकि आएगी नहीं। मतलब टाइमली आपका करवाने के लिए 1.5 घंटे की क्लास कर दी कि आपका टाइम से पहले करवाते हैं, फिर बहुत सारी मेहनत आपको प्रैक्टिस के लिए समय दें, रिवीजन के लिए समय दें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। वरना एग्जाम से 5 दिन पहले 1 घंटा रोज लेते तो 5 दिन पहले खत्म होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 दिन आपको दें, जिसमें 5 दिन 8 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है और 2 दिन आपको रिवीजन करना है, आराम करना है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, मैं पानी पी लेता हूं ना, फिर चालू करते हैं। एक एक डिटेल में लेकर चलेंगे सर, एक एक को डिटेल में लेकर चलेंगे सर। पानी पी लेता हूं। अब सर ये होगी पंचवर्षीय योजनाएं, तो यहां से सवाल देखो बहुत ही प्रकार के बन सकते हैं, यहां से सवाल बहुत ही प्रकार के बन सकते हैं। कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल हमारे यहाँ पर बहुत सारे बन जाते हैं। क्लियर है मेरे लाडलो? इतनी बातें क्लियर है? चलिए सर अब डिटेल में पढ़ते हैं एक एक पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले कहानी चालू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम, टाइटल डालो, टाइटल डालो बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, टाइटल डाल लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइटल डाल लीजिए। समय कब से कब रहेगा? 1951 से लेकर 5 जोड़ेंगे 1956 तक। क्लियर है बात? चलिए सर, ठीक है जी, चलो। सबसे पहले कोई भी योजना बनेगी लाडलो, कोई भी योजना बने, उसका एक ना एक उद्देश्य जरूर होगा। हर योजना का कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा भाई, बिना उद्देश्य के तो योजना बन नहीं सकती। आपने योजना बनानी है, आपने उद्देश्य रखा एग्जाम क्लियर करना, आईएएस अधिकारी बनना, तो ही तो योजना बनाओगे। आपने कोई लक्ष्य नहीं रखा तो फिर योजना किस बात की होगी भाई? योजना हमेशा किसी ना किसी लक्ष्य के लिए ही तो होगी। आपसे मैं पूछूं यार योजना बना रखी है आपको, हाँ सर बहुत तगड़ी बना रखी है, क्या करेगा भाई? किस लिए बनाई है सर? नहीं पता, तो फिर काहे की योजना? आपने वो मिर्जापुर देखी है, उसमें वो गुड्डू भाई, कालिम भैया का बेटा, तो उनसे पूछते हैं कि कट्टों का व्यापार कैसे बढ़ाएंगे, तो फिर इमीडिएट नहीं सोचे, योजना नहीं बनाए, तो योजना नहीं है तो मतलब उद्देश्य भी नहीं। क्लियर बात? अब 1947 में भारत आजाद हुआ है, भारत गरीब है, गरीब आदमी को खाना खिलाए पहले कि काम पे भेज दे? सर खाना खिलाओ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि, सिंचाई एवं यातायात था। कृषि, सिंचाई एवं यातायात पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा बेटा। ठीक है, इतने डिटेल में पंचवर्षीय योजना कोई नहीं करवाता, मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा इसी में सारी चीजें समझ लेंगे। टेंशन बिल्कुल किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? हाँ जी,
यदि मैं बात करूं कि ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया वह के.एन. राज के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? के.एन. राज द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब सर कोई भी योजना, कोई भी लक्ष्य है, लक्ष्य एक हो सकता है लेकिन उसको प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपका लक्ष्य है आपको अधिकारी बनना, तो उसे प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई कहे सर मैं पैसे देकर अधिकारी बन जाऊं, कोई कहेगा सर मैं दिन रात पढ़ूंगा, कोई कहेगा सर मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, कोई कहेगा मैं कोचिंग करूंगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसे बोला जाता है मॉडल। बेटा क्या बोला जाता है? मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि, सिंचाई, यातायात, मतलब भारत की योजना ये थी, उद्देश्य ये था कि कृषि, सिंचाई और यातायात को विकसित करना। तो ये जो मॉडल तैयार किया गया था, ये सोवियत संघ के दो अर्थशास्त्री थे, एक का नाम था हेरोड और दूसरे का नाम था डोमार। ये जिंदगी भर लड़ते रहे, लेकिन एक बात के लिए ये लोग राजी हुआ करते थे। वो बात ये थी कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है कृषि पर ध्यान देना। जब किसान मजबूत हो जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीजें मजबूत हो जाएगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, हेरोड डोमार मॉडल था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या कार्य किए गए। तो कार्यों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इसी पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक सरकार का बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम लॉन्च किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, हालांकि फेल हो गया वो बात अलग है। कृषि हमने लक्ष्य रखा है, तो कृषि के लिए बेटा सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई के लिए ही बाखड़ा बांध परियोजना की शुरुआत करी गई। बाखड़ा बांध परियोजना की शुरुआत करेगी, मतलब सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाने की शुरुआत करी गई, जिसे कहा गया बाखड़ा बांध परियोजना। बाखड़ा नांगल बोलते हैं ना, नांगल, इसके अंदर दो झील है, एक बाखड़ा है, दूसरी नांगल है। नांगल से बिजली पैदा करते हैं, बाखड़ा से कृषि। ऐसे ही मेरे प्यारे लाडलों, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना की शुरुआत करी गई। हीराकुंड बांध परियोजना की शुरुआत करी गई। कौन सी नदी पर? महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में, ये आप बताएंगे। इतना मैं सारी चीजें मैं आपको हलवा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। महानदी पर। अब जगह जगह भारत में ये चीजें करी जा रही। इनफैक्ट भारत में 5 आईआईटी खोले गए। 5 उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए, उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 आईआईटी खोले गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले गए। और जगह जगह ये सारे नए काम हो रहे थे, और खासकर कि बाखड़ा जैसा बांध, बाखड़ा बांध जैसा बड़ा बांध, इतना बड़ा बांध बन रहा था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया ये है क्या? तो जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे प्यारे लाडो, एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू ने, ये जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी, ये जगह जगह जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी, नदी घाटी
परियोजनाएं जो चल रही थी, इनको मेरे प्यारे लाडलो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा? यही आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये उपमा, ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई? ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी गई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की, और जिसमें से शुरुआत सबसे पहले हुई बाखड़ा बांध परियोजना की, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? सिंचाई के लिए हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च हो गया भारत में। इसके साथ ही 1953 में राधा कृष्णन समिति के आधार पर, कौन सी समिति? राधा कृष्णन समिति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति। समिति के आधार पर, समिति की अनुशंसाओं पर अनुशंसाओं पर 1953 में 1953 में मेरे प्यारे लाडलों यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना करी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना करी गई 1953 में, और 1956 में इसे 1956 में इसे याद रखना, 1956 में इसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। मतलब कि इसे वैधानिकता प्रदान करेगी संसद के द्वारा कानून पारित कर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की 1953 में स्थापना करेगी, 1956 में इसे वैधानिकता प्रदान करी गई दोस्तों। और मेरे प्यारे लाडलों, यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना के टारगेट की मैं बात करूं, इसके लक्ष्य की यदि मैं बात करूं, लक्ष्य वृद्धि दर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर, वो रखी गई थी जीडीपी में 2.1% की वृद्धि। जीडीपी में 2.1% की वृद्धि, लेकिन जो प्राप्त वृद्धि दर हुई, प्राप्त विकास दर जो प्राप्त हुई, जो प्राप्त विकास दर थी वह 3.6% थी। कितने प्रतिशत? 3.6% की वृद्धि वहां पर देखी गई मेरे प्यारे लाडलों। और इसी पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों याद रखना, एक बात और याद रखना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय में 8% की वृद्धि देखी गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई? 8% की वृद्धि दर प्राप्त हुई प्रति व्यक्ति आय। यह थी पहली पंचवर्षीय योजना। अब आप लोगों को क्या लगता है, पहली पंचवर्षीय योजना सफल हुई कि असफल हुई? जल्दी बताओ। पहली पंचवर्षीय योजना सर सफल हुई कि असफल? जल्दी बताओ लाडलो। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। हाँ जी, पहली पंचवर्षीय योजना सफल हुई कि असफल? जल्दी बताओ। चलिए, जैसा आपको उचित लगे आगे चले सर। चलिए सर, पहली पंचवर्षीय योजना हर्षोल्लास से समाप्त हुई, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चला। फिर आती है दोस्तों
फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना की यदि मैं बात करूं लाडलो, तो समय क्या होगा इसमें? 1956 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1961 आ जाएगा। ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है जी। समय क्या है? 1956 से लेकर 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं, तो उससे पहले हमें, जैसा कि आपको सर्वविदित है, आपको बताया भी हमने, समझाया भी हमने इस मामले में, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में भारत को भूख लग रही थी, हमने खाना खिलाया, कृषि सिंचाई की बात करी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमें क्या करना पड़ेगा? उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, बुनियादी उद्योगों का विकास। काम पर भेजना पड़ेगा भाई, पहले में खाना खिलाया और दूसरे में काम पर भेज दो। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बुनियादी उद्योगों में विकास या उद्योगों में वृद्धि या संरचनात्मक उद्योगों में विकास, कुछ भी रख लीजिएगा, वही बात। तो उद्योगों में विकास खास करके। ठीक है सर। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों यदि इसके मॉडल की मैं बात करूं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मॉडल क्या था? याद करो, क्या था? हारोल्ड डोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल कार्य किया वो था, हमारे यहां पर एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस का यह मानना था, जवाहरलाल नेहरू के संग, कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि वहां पर भारी उद्योगों का उपलब्ध होना, उद्योगों में तीव्र वृद्धि होना, तब जाकर आगे विकास होता है। सर मैं कोर्स ली थी बट क्लास नहीं ले पा रही थी, तभी पहले नहीं ली, कोई बात नहीं रही, आराम से क्लास ली। तो मॉडल क्या था? तो मॉडल मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू और प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो इसीलिए इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस साहब के बारे में 2-4 बातें याद रखना लाडलो। क्या बात याद रखोगे? अपने हमेशा जब भी आप नोट करो ना, नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स में साइड में ये बना लिया करो। इससे क्या होता है, कोई एडिशनल चीज आपको पता चले सब्जेक्ट से अलग, वो नोट कर लिया करो। एडिशनल चीज क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस साहब। जी बेटा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस साहब की यदि अपन बात करें तो जी हां, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता में करी। किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में करी, और इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, इन्हें भारतीय सांख्यिकी के पिता कहा जाता है। सांख्यिकी के जनक कहा जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। और इसीलिए मेरे प्यारे लाडलो, एक और बात याद रखिएगा, भारतीय सांख्यिकी स्थान, इन्हीं के जन्मदिन 29 जून को, कब? 29 जून को इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस साहब के जन्मदिन पर। ठीक है जी, क्लियर मेरी बात? इतनी बातें क्लियर? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल था, उद्देश्य बुनियादी उद्योगों में विकास था। यदि मैं कार्य की बात करूं मेरे प्यारे साथियों,
ऑब्जेक्टिव, यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, यदि यहां वर्क की मैं बात करूं तो भारत में 3 लौह इस्पात कारखाने, कितने? 3, भारत में 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। 3 लौह इस्पात कारखाने सरकार द्वारा खोले गए। हालांकि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाने की बात आ जाए तो जमशेदजी टाटा द्वारा खोला गया, जीआरडी टाटा द्वारा खोला गया। 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कहां कहां खोला गया? पहला भिलाई, दूसरा दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, तीसरा राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। दोस्तों तीसरा कौन सा है? राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। सबसे पहले याद कर रखिएगा इनका स्थान कि कौन कौन से स्थान पर है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहां पर है? छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे लाडलो। वर्तमान में यह कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना कहां पर है मेरे प्यारे लाडलो? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह उड़ीसा के अंदर स्थित है। तीसरी चीज एक और याद रखिएगा, किन देशों के सहयोग से यह निर्माण किया गया? क्योंकि अपन लोग तो गरीब थे, अपने पास तो पैसा बचा ही नहीं था, जो था अंग्रेजों ने लूट लिया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो भिलाई लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, यह सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना जर्मनी के, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से खोला गया। जर्मनी के सहयोग से, ठीक है जी। तो भारत में 3 लौह इस्पात कारखाने खोल दिए गए मेरे प्यारे लाडलो। भिलाई लौह इस्पात कारखाना खोला गया। कौन कौन सा खोला गया? भिलाई लौह इस्पात कारखाना खोला गया। दूसरा खोला गया दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। दूसरा खोला गया दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। तीसरा खोला गया राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा के अंदर। भिलाई में सहयोग दिया सोवियत संघ ने, दुर्गापुर में सहयोग दिया ब्रिटेन ने, राउरकेला में सहयोग दिया जर्मनी में। क्लियर है मेरी बात? कितनी बातें क्लियर है? और इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? और इस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों याद रखिएगा, इसी पंचवर्षीय योजना में चूंकि लौह इस्पात कारखाना, चूंकि भारी उद्योगों को बढ़ाना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो इस पंचवर्षीय योजना में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, कौन सा? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की भी स्थापना करेगी। वर्कशॉप की स्थापना करेगी। इसी पंचवर्षीय योजना में मेरे प्यारे लाडलो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना करेगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना करेगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना करेगी। इसी पंचवर्षीय योजना में मेरे प्यारे साथियों, इसी पंचवर्षीय योजना में मेरे प्यारे साथियों सिंदरी उर्वरक कारखाना खोला गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना खोला गया। कहां पर है सिंदरी उर्वरक कारखाना? कहां पर है बताओ? झारखंड में। ये कहां पर पड़ता है? झारखंड के अंदर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां? जल्दी बताओ। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, जल्दी बताओ। आप लोग बताओ, ये मैं नहीं बता रहा, आप लोगों को बताना ही है। जल्दी से बताइएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है? और सिंदरी उर्वरक कारखाना कहां पर है? जल्दी बताओ। सर बहुत वाइट दिख रहा है कैमरे की, इन्होंने वो कैमरा ऑटोमेटिक मोड पे दिखता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना
कभी अपने आप तेज हो जाता है, कभी अपने आप कम हो जाता है। चलो मैं करता हूँ इसको यहाँ से सही करने की कोशिश करता हूँ, अब सही हो जाएगा। देखो भाई बताइए, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों, कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे लाडलो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी मेरे प्यारे लाडलो जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी चलो मैं ही बताऊं, नहीं बताओगे? चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ये बंगाल का, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है सर। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, इसी पंचवर्षीय योजना में असल में क्या हुआ, कल हमने बात करी थी समाजवादी अर्थव्यवस्था वगैरह की बात करी थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो रखा गया, वह रखा गया समाजवादी समाज की स्थापना करना। कौन से? समाजवादी समाज की स्थापना। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य रखा गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। या यह भी पूछा जा सकता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा गया, तो समाजवादी समाज का उद्देश्य रखा गया। और इसी के अंतर्गत सरकारी कंपनियां जगह जगह खोली जा रही है मेरे प्यारे साथियों। और इसी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्राम उद्योग, खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना करेगी 1956 में दोस्तों। कब करेगी? 1956 में करी गई। खादी ऐसे नहीं लिखते ना, मुझे अजीब सा लग रहा है, खादी ऐसे नहीं लिखते, कुछ और लिखते ना, आदि। ठीक है सर। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि विपणन के लिए, इसके लिए कृषि विपणन के लिए 1957 में, कब? 1957 में, 1957 में नाफेड की स्थापना करेगी। नाफेड की स्थापना करेगी, NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। कृषि विपणन के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए नाफेड की स्थापना करेगी 1957 में, कृषि उपज विपणन के लिए। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है सर। ये होगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा लक्ष्य को, जो अपन ने टारगेट रखा था उसको प्राप्त नहीं करा था, तो असफल हो गई थी। लेकिन बहुत ज्यादा असफल नहीं हुई थी, ठीक ठाक मतलब कर लिया था। इसके अंदर भी हमने खर्चा ज्यादा करा था ना, तो इसलिए भी असफल हो गई। क्या कर रखा है इन लोगों ने कैमरे का? एक मिनट बच्चा, एक मिनट, सब कुछ खराब कर रखा है इन्होंने। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो ठीक है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ठीक है सर। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे साथ।
अच्छा, नाफेड 1957 है दोस्तों। क्लियर बात? क्लियर। चलिए सर, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। अब आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग क्या रहेगी? 61 में 5 जोड़ना कितना देगा? 1966। हाँ जी, बोलो बेटा। एक क्या हो गया? भाई क्या हो गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? चलिए सर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के यदि उद्देश्य की मैं बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना में रखा कृषि, दूसरे में रखा या उद्योग, तीसरे में क्या रखा जाएगा? पहले का कृषि और दूसरे का उद्योग। कृषि प्लस उद्योगों में विकास दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, यदि इसके मॉडल के बारे में बात कर ली जाए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल के बारे में बात कर ली जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है मेरे प्यारे लाडलो, तो ये बात याद रखना, ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इस मॉडल को क्या कहा जाता है? सुखमय चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के दादाजी नहीं, सुखमय चक्रवर्ती अथवा जेएम सैंडी मॉडल भी कहा जाता है। जेएम सैंडी मॉडल भी कहा जाता है। यदि इसमें कार्य की मैं बात करूं दोस्तों, यदि इस पंचवर्षीय योजना में मैं कार्य की बात करूं दोस्तों, तो इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 1964 में 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना करेगी। बोकारो लौह इस्पात कारखाने की बात करेंगे। इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। बोकारो लौह इस्पात कारखाना कहां पर? झारखंड में दोस्तों। कहां पर है? झारखंड के अंदर बोकारो लौह इस्पात कारखाना स्थित है। तो सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में दोस्तों, कब? 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना कर दी गई थी। क्लियर? जी सर, कलर चेंज, हाँ कलर चेंज हो गया। इसी पंचवर्षीय योजना में बेटा याद रखना 1962 में भारत चीन संघर्ष हो जाता है। भारत और चीन के बीच संघर्ष हो जाता है, जिसे भारत चीन संघर्ष कहा गया। भारत चीन संघर्ष होता है 1962 में, इंडिया चाइना के बीच संघर्ष होता है और यहीं पर
प्रथम बार रुपये का अवमूल्यन किया जाता है? प्रथम बार रुपये का अवमूल्यन किया जाता है, डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन समझते हो? मूल्यन मतलब मूल्य करना, अवमूल्यन मतलब मूल्य घटाना। जैसे $1 बराबर पहले 1 रुपया हो, अब $1 बराबर 10 रुपया हो गया, तो यहां इसे क्या कहेंगे? रुपये का मूल्य घट गया, रुपये का अवमूल्यन हो गया। रुपये का मूल्य कम हुआ ना? अरे हाँ या ना? पहले 1 रुपए की ताकत कितनी थी? $1 को पकड़ के ले आता था। अब 1 रुपया के $1 को पकड़ के लाएगा? नहीं सर, अब 10 रुपए चाहिए $1 को पकड़ के लाने के लिए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू डाइड, जवाहरलाल नेहरू चल बसे, चाचा जी की मृत्यु हो गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, क्योंकि चीन भारत का एक तरफा प्यार था, और एक तरफा प्यार की जो परिणाम होता है वो केवल और केवल हार होता है, और वही हुआ 1962 में। 1965 में भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसे भारत पाक युद्ध कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु होती है 1964 में, तो इनके जगह कार्यकारिणी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनके जगह पर कार्यकारिणी प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलजारीलाल नंदा साहब को, गुलजारीलाल नंदा को। गुलजारीलाल नंदा साहब के बारे में बता दूं दोस्तों, याद रखना, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा साहब, प्रथम उपाध्यक्ष। और फिर प्रधानमंत्री की खोज करने लगे, प्रधानमंत्री ढूंढने लगे, और प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे जा रहे हैं मोरारजी देसाई। लेकिन अचानक से कुछ राजनीति होती है, मोरारजी देसाई की जगह चुन लिया जाता है। भारत के नए प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब। और लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री बनते हैं, उधर से पाकिस्तान हमला कर देता है, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध लड़ने लग जाते हैं। 1964 के अंदर अकाल आया। 1962 में चीन के साथ हमने लड़ाई लड़ ली, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लिया, तो भारत में भुखमरी जैसी हालत हो जाती है, भुखमरी जैसी हालत हो जाती है। तो भुखमरी जैसी हालात से निपटने के लिए 1965 के अंदर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कर दी जाती है। किसकी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना